नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया का फिजिकल मैप, जिसमें हम लोग जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, माउंटेन्स, डेजर्ट, आइलैंड, सीज, लेक, रिवर, स्ट्रेट और पासेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट दिखाया हुआ है और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के सदर्न पार्ट में पड़ता है और प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, तो ये कॉन्टिनेंट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पूरी चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। अभी और देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न लगभग बीच से क्रॉस करता है। लगभग इसको 2 पार्ट में बांटता है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट से ये क्रॉस करता है। तो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड से ये क्रॉस करता है। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के बारे में। तो फैक्ट्स जानने से पहले आप लोग अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप बताया, जिसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट, इन सब के बीच में डिफरेंस बताया। अगर आप लोगों ने देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री को अगर हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया पूरा मेनलैंड और इसके साथ तस्मानिया आइलैंड ये छोटा सा, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये मेरा ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री बनेगा, ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया आइलैंड। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया का तो ये पूरा होगा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आइलैंड होगा। इसके साथ साथ ये न्यू गिनी आइलैंड है, ये भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तीनों मिला के हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का एज ए कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ओशिनिया के, तो ओशिनिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ओशिनिया एक रीजन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, इसके साथ साथ जितने भी पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ये जितने भी आइलैंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन सभी मिला के ओशिनिया में आ जाता है, ओशिनिया एज ए रीजन में आ जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी डिटेल तो मैंने उस वाले वीडियो में बताए है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब यहाँ पे फैक्ट्स देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जितना भी 7 कॉन्टिनेंट है उस सब में सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री यहाँ पे तस्मानिया और ये जो मेनलैंड है इसको मिला के ये वाला पूरा पोर्शन, ये ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके बाद 6 के बाद 7th कौन सा कंट्री आता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब लार्जेस्ट कंट्री है और ओशिनिया अगर रीजन की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा कंट्री एज ए ऑस्ट्रेलिया ही है। और अगर बात करें लोकेशन की तो ऑस्ट्रेलिया का अगर वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो इंडियन ओशन हो गया और ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो हमारा पैसिफिक ओशन हो गया। और भी इसके साथ साथ छोटे छोटे सी लगते हैं, तो वो हम सी वाले सेक्शन में तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर ओशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो मेजर ओशन में अगर वेस्टर्न साइड में तो इंडियन ओशन पूरा हो गया और नीचे में साउथ में भी पूरा इंडियन ओशन है और यहाँ पूरा ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है। और अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से अगर थोड़ा और साउथ में चले जाएंगे तब हमें सर्दर्न ओशन मिलेगा, उसका फिर अंटार्कटिका मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि एक आइलैंड की तरह है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा आइलैंड है। इतना बड़ा आइलैंड है कि एज ए आइलैंड तो कहेंगे नहीं, कॉन्टिनेंट ही कहते हैं। तो आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूरे रीजन का, अगर मतलब ओशिनिया रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, ओशिनिया रीजन का अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर बात की जाए, पुनकाक जेया नाम से जो माउंटेन है वो है, वो लगभग यहाँ पे पड़ जाता है। ये एक्चुअली में न्यू गिनी आइलैंड पे पड़ता है। न्यू गिनी आइलैंड तो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ठीक है। और लेकिन ये जो एग्जैक्ट इसका लोकेशन है वो इंडोनेशिया में पड़ जाता है। ये जो हाफ देख रहे हैं, हाफ ग्रीन पार्ट, ये जो पार्ट है न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ये जो एक कंट्री है ये तो ओशिनिया का पार्ट है, लेकिन ये जो येलोइश पार्ट है ये इंडोनेशिया का पार्ट है और इसको वेस्ट पापुआ का नाम से आता है। और जो ये पुंकाक जेया जो माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन है, वो इस रीजन में आ जाता है। तो पूरे ओशिनिया रीजन का तो पुनकाक जेया हो जाएगा, लेकिन एज ए ऑस्ट्रेलिया, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया का अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक इसका हो जाएगा माउंट कोसिउस्को। ये लगभग यहाँ पे ब्लू माउंटेन है, वहां पे पड़ जाएगा माउंट कोसिउस्को। ये ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट कोसिउस्को है। और अगर पूरा ओशिनिया रीजन का अगर बात किया जाए, पुनकाक जिया यहाँ पे वेस्ट पपुआ में पड़ जाता है यहाँ पे। और अगर सबसे लोएस्ट पॉइंट की बात करें पूरे ऑस्ट्रेलिया रीजन की, ओशिनिया रीजन की, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट लेक इरी का जो ड्राई बेड है, लगभग लेक इरी यहाँ पे पड़ जाएगा। लेक इरी का जो ड्राई बेड है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सी लेवल से भी 15 मीटर नीचे आता है। तो ये हो गया पूरे फैक्ट। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री
कहाँ कहाँ से किस किस दूसरे कॉन्टिनेंट से लगती है। तो ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री तो सिर्फ एशिया से ही लगती है, वो भी एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं लगती है, सी से ही लगती है। तो न्यू गिनी आइलैंड है, तो यहाँ पे आपने तो पॉलिटिकल वाले मैप में बताया था डिटेल में, यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। तो न्यू गिनी आइलैंड ये हो गया पूरा, ठीक है। और ये पूरा आइलैंड आ जाता है ओशिनिया रीजन में, ठीक है। और इसके जो बॉर्डर कंट्री है, बाकी जो इंडोनेशिया का जो पार्ट हो गया, ये सब आइलैंड ये सब इंडोनेशिया और एशिया में आ गए। ये पूरा न्यू गिनी आइलैंड लग जाता है पूरा ओशिनिया रीजन में। और इसमें भी ये बीच से अगर एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे कंट्री पड़ेगी पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये ओशिनिया का पार्ट है, एज ए कंट्री ओशिनिया का पार्ट है। और अगर जो वेस्टर्न पार्ट की बात करें, ये वेस्ट पपुआ है, वो इंडोनेशिया का पार्ट है, लेकिन पूरा आइलैंड ओशिनिया रीजन में आ जाता है। तो यहीं पे एक बाउंड्री लगती है, बाकी तो चारों तरफ से ये सी से ही घिरा हुआ है। और जैसा देख सकते हैं, वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन हो गया, ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन हो गया। अब बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एक एक करके पहले देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं और उसका रफ लोकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके डिटेल देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं: वेस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल लोलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड और कोस्टल प्लेट। तो जैसे कि नाम है वेस्टर्न प्लेट्यू, तो ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा हो गया वेस्टर्न प्लेट्यू। ये 2/3 हिस्सा है, तो यही कवर कर लेता है। ये आप लोकेशन पहले दिमाग में एक बार बैठा लीजिए, तो आगे समझने में बहुत आसानी होगा। तो ये पूरा जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा हो गया वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। अब पूरा प्लेट्यू रीजन ही है, तो इसलिए वेस्टर्न प्लेट्यू के नाम से जानता है। उसका सेंट्रल लोलैंड, ये जो येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है बीच में, एकदम बीच में जो है, ये सेंट्रल लोलैंड के नाम से जाना जाता है। उसका ईस्टर्न हाईलैंड, तो ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा माउंटेनियस इलाका है, तो ये पूरा और तस्मानिया तक फैला हुआ है, तो ये वाला हो गया ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। और जो ब्लू वाला पार्ट जो देख रहे हैं, वो कोस्टल प्लेन है। तो माउंटेन के बाद जो थोड़ा सा प्लेन बचता है, बहुत ही नैरो प्लेन है, तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे एक एक करके। तो वेस्टर्न प्लेट्यू को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, तो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन शेड में है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट, ये जो वेस्टर्न पार्ट जो हो गया, ये पूरा वेस्टर्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। 2/3 कॉन्टिनेंट का हिस्सा तो अकेला यही कवर करता है। प्लेट्यू रीजन है, फ्लैट होगा, एरिड होगा, बारिश बहुत ही कम होती है, डेजर्टी इलाका होगा, थोड़ा बहुत माउंटेन रेंजेस भी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ का अगर रॉक सिस्टम की बात करें, तो एंशियंट, वेरी एंशियंट रॉक है, और इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब मिलेंगे। यहाँ पे माइंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मिनरल रिच रीजन है ये पूरा। वैसे तो देखा जाए तो पूरा ऑस्ट्रेलिया ही मिनरल रिच है, लेकिन इस रीजन में अच्छे खासी मिनरल्स मिलती है। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, तो डेजर्टी टाइप का इलाका है, सेमी एरिड है, बहुत हल्के फुल्की बारिश हो जाती है। यहाँ पे इस लोकेशन में आपको बहुत सारी डेजर्ट्स मिलेंगी, कुछ लेक्स भी हैं, लेकिन डेजर्ट इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, और प्लेट्यू रीजन है। बात करें सेंट्रल लोलैंड की, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट हो गया, ये सेंट्रल लोलैंड हो गया। अब सेंट्रल लोलैंड है वो वेस्टर्न प्लेट्यू हो गया और ईस्टर्न हाईलैंड, इस दोनों के बीच में मिलेगा। सेंट्रल है तो ऐसे नाम से भी याद कर सकते हैं। वेस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न हाईलैंड के बीच में जो रहेगा वो सेंट्रल लोलैंड है। तो जैसे नाम से के लिए लोलैंड है, तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो काफी लो है, और इसके साथ साथ ओल्ड रॉक और सेडिमेंट से बना हुआ है। वैसे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया ही ओल्ड रॉक से बना हुआ है, और ये जो पार्ट है ये सेडिमेंट से भी बना हुआ है। काफी जो रिवर्स है इसमें फ्लो होती है, इसमें आर्टेशियन बेसिन भी मिलता है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ बहुत सारे रिवर सिस्टम है, और इसमें बहुत सारे लेक्स भी मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के, और काफी यहाँ पे जो खेती वेती यहाँ पे अच्छी खासी होती है। और साथ साथ ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी ये जोन काफ़ी सुटेबल है, और इसमें ग्रासलैंड भी मिलेंगे। अब बात करेंगे कि ईस्टर्न हाईलैंड के बारे में। तो ईस्टर्न हाईलैंड ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं पूरा, ये जो कोस्ट से जो लगा हुआ पार्ट है, थोड़ा सा कोस्ट छोड़ के ये पूरा और तस्मानिया तक चला जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, और इसको ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरास भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरास हम लोग ने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। वो जो रॉकीज और एंडीज माउंटेन है, ये पूरा कॉर्डिलेरास का ही पार्ट है। तो कॉर्डिलेरास का मतलब ही हो गया कि चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस, मतलब कि छोटे छोटे माउंटेन रेंज लाइन से अगर पूरे लंबे चौड़े हैं, तो वो उसको कॉर्डिलेरास कहा जाता है। तो इसको ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को या फिर ईस्टर्न हाईलैंड को ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं। बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, लेकिन अच्छे खासे हाइट है, लेकिन लाइन से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस यहाँ पे है। और इसका अगर स्प्रेड देखा जाए, तो केप यॉर्क पेनिनसुला, ये जो पेनिनसुला यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा सदर्न पार्ट और विक्टोरिया, मतलब कि क्वींसलैंड का जो स्टेट है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स होते हुए विक्टोरिया स्टेट, और उसके बाद ये
तस्मानिया में फिर से दिखता है यहाँ पे। तो ये पूरा ईस्टर्न पार्ट में ये मिल जाएगा। और अगर लेंथ की बात करें तो 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसमें बहुत सारी जॉर्जेस मिल जाएंगी, वैलीज मिल जाएंगी, रिवर्स जितनी है यहाँ पे जो थोड़ी बहुत जो रिवर्स है, मर्रे, डार्लिंग रिवर्स, ये सब इसी माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। वहीं कोस्टल प्लेन की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये बहुत नैरो पार्ट है, वहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन मिल जाएगा। फ्लैट प्लेन है, लो लाइंग है, लैंडफॉर्म है, और ये इसका जो एक्सटेंशन है वही क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स, थोड़ा बहुत विक्टोरिया, ये सब में मिल जाएगा। और इसमें न्यूमरस रिवर वैलीज भी मिल जाएंगी। ग्रेट बैरियर रीफ तो खैर थोड़ा समुद्र वाला इलाका में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फर्टाइल लैंड भी है। और ब्रिस्बेन रिवर सिस्टम, यहाँ पे रीफ भी मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं कोस्टल प्लेन्स पे। अब एक MCQ बना लेते हैं। द नेम ऑस्ट्रेलिया इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलिस विच मीन्स, तो ऑस्ट्रेलिस जो लैटिन वर्ड है, इसके नाम से ऑस्ट्रेलिया नाम पड़ा है। तो आपको सिंपली ये बताना है तो ऑस्ट्रेलिस का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शन है नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न या फिर रिवराइन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सही आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल knowledge_abc पे मिल जाएगा। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे माउंटेन रेंज है, तो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो हम लोग अभी देखा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा यॉर्क पेनिनसुला से लेके पूरा क्वींसलैंड होते हुए न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया होते हुए तस्मानिया तक यहाँ पे आ जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पूरा माउंटेन रेंज का चेन है। इसी में अगर हम साउदर्न पार्ट में जाएंगे तो हमें ऑस्ट्रेलियन एल्प्स मिलेगा। तो एल्प्स तो नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड और यूरोप में मिलेगा, लेकिन यूरोपियन जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे एक एक एल्प्स का नाम दे दिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी यूके की टेरिटरी थी, तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है। अभी हम लोग न्यूजीलैंड देखेंगे तो वहाँ पे भी एल्प्स मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो एल्प्स है, जो सदर्न पार्ट में है, इसका नाम ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है। ठीक है, तो नाम याद रखने में काफ़ी आसान हो गया। इसी के साथ लगा हुआ कुछ ब्लू माउंटेन भी है। यहीं से जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है, इसी में एक और जो माउंटेन रेंज है स्नोई माउंटेन, यहीं से मुर्रे रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हो गया, स्नोई माउंटेन हो गया, ब्लू माउंटेन हो गया, तो ये सब चीज़ें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है। तो आ जाते हैं सेंट्रल पार्ट में। तो सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे हमें मिलेगा मैकडोनाल्ड रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा माउंटेनियस इलाका है, बहुत हाई माउंटेन नहीं है। तो प्लेट्यू से थोड़ा सा ऊंचाई हाइट है, और जो मेजर माउंटेन आप जो एशिया और जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में देखते हैं, उतनी हाइट तो नहीं है, लेकिन प्लेट्यू से ऊपर है। और जो हायर माउंटेन रेंजेस होते हैं 6000 7000 मीटर वाले, उतनी हाइट नहीं है, बीच की हाइट की ये माउंटेन्स है। मैकडोनाल्ड रेंज यहाँ पे बीच में हो गए। उसके बाद बात करेंगे डार्लिंग रेंज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्लिंग रेंज, ये है डार्लिंग रेंज, यहाँ पे एकदम सदर्न कोना में। एक चीज और बता दें, डार्लिंग रेंज यहाँ पे है, ठीक है। अभी एक आएगी डार्लिंग रिवर, यहाँ पे रिवर वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो डार्लिंग रिवर और डार्लिंग रेंज से कंफ्यूज नहीं होना है। डार्लिंग रेंज के साथ ही रिवर नहीं दिखाना है, अगर कहीं आ गया तो तुक्केबाजी में ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है। डार्लिंग रेंज का लोकेशन बिल्कुल ही वेस्टर्न साइड में, ऑस्ट्रेलिया के एकदम वेस्टर्न साइड में है, और डार्लिंग रिवर ईस्टर्न साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। ऐसा नहीं कि डार्लिंग रेंज से डार्लिंग रिवर निकलती है, ऐसा नहीं है। तो डार्लिंग रेंज अलग है और डार्लिंग रिवर बिल्कुल ही अलग है, बहुत हजारों किलोमीटर का फासला है दोनों में। हेमर्सली रेंज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हेमर्सली रेंज यहाँ पे हो गई हेमर्सली रेंज। उसका दो प्लेन है, एक प्लेट्यू एक प्लेन है, तो वो भी देख लेते हैं। तो नल्लाबोर प्लेन के नाम से ये जाना जाती है। जो सदर्न पार्ट है ये नल्लाबोर प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पूछ दिया तो प्लेन को तो ध्यान में रखने के लिए है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जो सदर्न पार्ट है एकदम, तो वहाँ पे नल्लाबोर प्लेन के नाम से उसको जाना जाता है। उसका एक फेमस है किम्बरले प्लेट्यू। किम्बरले प्लेट्यू एकदम नॉर्दर्न साइड में है। यहाँ पे किम्बरले प्लेट्यू बहुत ही फेमस है। गोल्ड माइन है यहाँ पे, आयरन माइन, बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। दुनिया जहाँ के जितने मिनरल होते हैं सब मिलते हैं किम्बरले प्लेट्यू में। और यहाँ पे अगर बात कर ले न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में हमें मिलेगा सदर्न एल्प्स। तो न्यूजीलैंड में आप देखा जाए तो मोटा मोटी तो 2 आइलैंड है और एक छोटा आइलैंड है। तो नॉर्दर्न आइलैंड हो गया ये नॉर्थ आइलैंड, और ये वाला हो गया सदर्न आइलैंड, ठीक है। तो साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड, इस दोनों जो साउथ आइलैंड है इस पे मिलेगा हमें सदर्न एल्प्स। तो नाम याद रखने में काफ़ी आसान है। तो साउथ आइलैंड पे ही सदर्न एल्प्स है, जो कि न्यूजीलैंड का एक माउंटेन रेंज है। और इसके साथ साथ एक और आइलैंड है यहाँ पे, स्टीवर्ट आइलैंड। तो आगे अभी आएगा तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से लेक हैं, तो वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है लेक डिसअपॉइंटमेंट। तो नाम से याद हो जाएगा, बहुत आसान है, लेक डिसअपॉइंटमेंट। इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका लोकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेक डिसअपॉइंटमेंट, इसका लोकेशन है ये जो
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके ऊपर से ही क्रॉस करती है, लेक डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर से। उसके बाद बात करेंगे लेक मैकाय की, तो लेक मैकाय यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लेक है लेक मैकाय है। वैसे तो बहुत सारी लेक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेक है वो मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे लेक टोरन की, तो लेक टोरन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये एकदम सदर्न पार्ट में लेक टोरन के नाम से इसको जाना जाता है। उसका बात करेंगे लेक एरी की, तो ये वाला जो लेक है ये सबसे लार्जेस्ट लेक है लेक एरी। तो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा लेक एरी को डिटेल में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो लेक एरी को ऑफिशियल नेम इसका हो गया लेक काटीठंडा, लेक एरी के नाम से जानता है। दोनों नेम इसका चलता है, क्योंकि लेक काटीठंडा जो नाम है वो उनका लोकल नेम है, और लेक जो एरी है वो यूरोपियन लोग ने रखा था, तो इसमें नाम में काफ़ी विवाद हो रहा था, तो ऑफिशियल नेम इसका फाइनली काटीठंडा लेक एरी के नाम से कर दिया गया है। तो ये दोनों नाम ही चलता है एक साथ। उसका इस लेक की बात करें तो इंडोरेहिक लेक है। इंडोरेहिक लेक का मतलब यह हो जाता है कि वैसा लेक जिसके में से वो वाटर है वो बाहर की ओर फ्लो नहीं होती, कहीं पे भी वाटर का फ्लो बाहर की ओर नहीं होता है, सारा का सारा वाटर इसमें इनलेट होता है। मतलब दूर से जो वाटर जो भी आ रही है, जो रिवर्स के थ्रू हो या फिर बरसात के थ्रू हो, तो वो सारी के सारी इसमें ही आ जाती है, सिंक करते जाता है, मतलब सिंकिंग लेक है। इसमें वाटर का कलेक्शन होते जाता है, इसमें से वाटर बाहर की ओर नहीं जाती है, इसी को कहा जाता है इंडोरेहिक लेक। अब यही जो लेक है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया रीजन का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जो डेप्थ है वो सी लेवल से 15 मीटर नीचे है, और लार्जेस्ट लेक है 9500 किलोमीटर ये कवर करता है, पूरा किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया कवर करता है। और जब ये लेक पूरा पानी से भर जाती है, तो जब बारिश हुआ या फिर रिवर से जो पानी का जो सीजन हुआ, तो इसमें पूरा रिवर में अगर पानी, इस लेक में अगर पानी पूरा भर जाता है तो लगभग इसका जो सैलिनिटी है, सैलाइन लेक है, तो सैलिनिटी जो है वो ओशियन के बराबर हो जाती है। लेकिन जब ये ड्राई सीजन चलता है यहाँ पे, तो ड्राई सीजन में इवेपोरेशन के कारण जब लेक सिकुड़ जाती है और जो वाटर बचता है तो वो हाइपर सलाइन हो जाता है, और हाइपर सलाइन होने के कारण जो वाइट ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये सब पूरा ये साल्ट बेड, साल्ट पैन के नाम से जाना जाता है। वाटर इवेपोरेट होती है और यहाँ पे पूरा साल्ट छोड़ देती है, तो साल्ट भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब एक एमसीक्यू बना लेते हैं फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड, सिर्फ हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? मॉसन पीक, माउंट टॉनसेंड, माउंट कुक, माउंट रुआपियू। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बात करेंगे रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात करें तो यहाँ पे मेनली 2 रिवर फेमस है, मुर्रे और डार्लिंग रिवर। तो और भी छोटी मोटी रिवर्स हैं, उस सबको भी हम देखेंगे। तो मेनली हम लोग पहले मुर्रे रिवर को देख लेते हैं। तो मुर्रे रिवर का आप लोकेशन देख लीजिए, ये स्नोई माउंटेन से निकल के आती है, ये जो इसका लोकेशन है, ये पूरा ये मुर्रे रिवर हो गई। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो डार्लिंग रिवर है। मुर्रे रिवर और डार्लिंग रिवर, तो मुर्रे रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई डार्लिंग रिवर। तो इसका ओरिजिनेट आप देख सकते हैं, तो छोटे छोटे रिवर से आके मिलती है, फिर यहाँ पे आके फाइनली ये डार्लिंग रिवर कहलाती है और आके ये मुर्रे रिवर में मिल जाती है। वहीं अगर मुर्रे रिवर की और भी ट्रिब्यूटरी की बात करें, मुरुमजी रिवर एक ये हो गई, ये भी आके यहाँ पे मुर्रे में मिल जाती है, और इसके साथ एक लाइचेन रिवर है, ये भी आके इसमें मिल जाती है। तो ये मुरुमजी रिवर और लाइचेन रिवर दोनों के दोनों मुर्रे रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई। उसी के साथ अगर बात करें डार्लिंग रिवर की, तो डार्लिंग रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हो गई वो पारो रिवर हो गई यहाँ पे, और वैंग्रो रिवर हो गई। तो ये जो मेन रिवर है यहाँ पे मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन की, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट का। और भी छोटी छोटी रिवर है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेनली ये इंपॉर्टेंट है। तो मेन मुर्रे और डार्लिंग रिवर रिमेंबर करने लायक है, तो इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के मेन 2 रिवर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और कुछ और रिवर की हम बात कर ले, तो आसोबोटोन रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में है। आसोबोटोन रिवर यहाँ पे हो गई। और उसके बाद बात करें तो मोरिसन रिवर की, मोरिसन रिवर ये हो गई। तो यहाँ पे 2 रिवर यहाँ पे हो गई। और उसके बाद बात करें कुछ जो नॉर्दर्न साइड में जो इसका जो स्लोप है, वहाँ पे कुछ रिवर है। रिवर विक्टोरिया, यहाँ पे रिवर विक्टोरिया नाम से एक रिवर है, जो यहाँ पे फ्लो होती है। और कुछ एलिगेटर रिवर के नाम से भी है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं ये 2 रिवर है, तो ये भी रिवर है। तो ये सब मेनली रिवर थी, जो ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट तो डार्लिंग और मुर्रे रिवर है। 2-3 बार नाम याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब रिवर की बात की है तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन को भी देखते चलते हैं। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन एक यूनिक चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो पहले इसका हम लोकेशन समझ लेते हैं कि ये है कहाँ पे। तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में ये डार्क पार्ट किया हुआ है, ये वाला पूरा कहलाता है ग्रेट आर्टेशियन बेसिन।
15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया कवर करता है और ये सबसे लार्जेस्ट बेसिन है। और एक्सटेंथ अगर देखा जाए तो कारपेंटेरिया गल्फ, ये अब जो गल्फ है ये कारपेंटेरिया गल्फ है, यहाँ से लेके अब मुर्रे डार्लिंग रिवर का जो रिवर बेसिन है यहाँ तक फैला हुआ है। तो समझते हैं पहले ये ग्रेट आर्टिसन बेसिन होता क्या है। तो हम लोग ऊपर देख लिए कि इसका लोकेशन देख लिए, इसका एरिया देख लिए और इसका कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है ये चीज़ देख ली। अब ये होता क्या है, तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले इस वाले मैप पे ध्यान दीजिए। ये एक मीन सी लेवल है, ठीक है, यहाँ पे लैंड लेवल है। अब ये एक लैंड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें इधर वाला लैंड देख रहे हैं तो थोड़ा सा लो लैंड है, इधर का जो लैंड देख रहे हैं तो थोड़ा हाई लैंड है, ओके। अब मान लीजिए इस हाईलैंड वाले पार्ट पे बारिश हुई, ठीक है, और ये जो पूरा लैंडफॉर्म है ये परमिएबल और इम्परवियस रॉक से बना हुआ है। तो इम्परवियस रॉक का मतलब हो गया कि जिससे पानी ऊपर से जो पानी अगर इकट्ठा होता है तो वो नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ऐसा लैंडफॉर्म में मान लीजिए कि यहाँ पे इम्परवियस रॉक है, ऊपर येलो है, इसमें से पानी नीचे नहीं जा सकता, ओके। उसके नीचे यहाँ पे एक्वाफायर है। एक्वाफायर का मतलब हो गया कि बालू वाला पार्ट जिसमें कि पानी का स्रोत हो और पानी वहां पे फंसा हुआ है, वह पानी पे इकट्ठा होता है, जो कि नॉर्मल एक्वाफायर पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलता है, इंडिया में हर जगह मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का। ऊपर में क्या हो गया कि एक ऐसा रॉक सिस्टम है कि जो कि इम्परवियस है, इसमें से पानी नहीं जा सकती। उसके बाद नीचे में एक ऐसा सिस्टम आ गया कि जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद फिर नीचे एक ऐसा सिस्टम आ गया, ऊपर वाला का ही रिपीटेशन, कि इसमें से भी पानी नहीं जाएगा, मतलब कि पानी क्रॉस नहीं करेगा डायरेक्टली। अगर जो पानी है, अगर हम लोग कहीं पे जैसे लैंड एरिया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पानी अगर जमा हो जाता है तो धीरे धीरे पानी नीचे की ओर चल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोरस टाइप का नीचे का रॉक सिस्टम होता है और वो पानी धीरे रिस के नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा रॉक सिस्टम है जिससे पानी नहीं जा पाएगा तो पानी ऊपर में ही इकट्ठा हो जाएगा। तो अब होगा क्या कि इस वाला जो एक्वाफायर है, जो डार्क कलर देख रहे हैं, ब्राउनिश कलर, इसमें पानी फंस गई। ऊपर में इम्परवियस रॉक है, ऊपर जा नहीं सकता, नीचे में इम्परवियस रॉक है, नीचे जा नहीं सकता, और ऊपर से यहाँ पे पानी आ भी नहीं सकता। तो इस वाला एरिया में लॉक हो गया पानी। अच्छा, ये जो एक्वाफायर है इसका मान लीजिए स्रोत जो है जहां से पानी इनलेट ले रहा है वो थोड़ा हाईलैंड पे है। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए ऐसा ग्रेट आर्टिसन बेसिन बना है। तो ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं है, ऐसा रियल में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो अपर पार्ट जो है, ये जो मीन लेवल है उससे थोड़ा हाईलैंड के आसपास में ये एक्वाफायर का मुंह खुला हुआ है। यहाँ पे नॉन इम्परवियस रॉक है, मतलब कि यहाँ से पानी जा सकती है। तो यहाँ से पानी इनपुट में गई, पानी गई और ये पूरा एक्वाफायर में भर गई, लेकिन ये लॉक हो गई। अब यहाँ से पानी निकल नहीं पा रहा, ना ही नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है। और ऊपर से बारिश होते गई तो रिचार्ज हो के ये पूरा पानी यहाँ पे एक्वाफायर में फंस गया है पानी। अब होगा क्या कि जब जैसा ही जो लो लैंड वाला इलाका है, इस इलाके में जैसे ही अगर हम कोई वेल खोदेंगे तो बैकवर्ड प्रेशर के कारण पानी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। यही होता है आर्टिसन बेसिन, ग्रेट आर्टिसन बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ पे वेल खोदने पे पानी खुद ब खुद अपने आप से ऊपर आ जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर में पानी अंदर जो है वो फंस चुका है, ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है, यहाँ पे बीच में प्रेशर में फंसा हुआ पानी। जैसे ही हम यहाँ पे कोई वेल खोदे, एक्वाफायर तक ये वेल पहुंचा, पानी अपने आप ही रिस के खुद ब खुद यहाँ से पानी ऊपर की ओर आने लगेगा। और उसमें एक लेवल भी मेंटेन करा। अगर थोड़ा हाईलैंड पे फ्लो करेंगे तो एक हाई लेवल पे आके पानी रुका रहेगा। अगर इसके बराबर लेवल पे है तो इसके लैंड लेवल के बराबर पर रहेगा, जो एक्वाफायर का लेवल है। और इससे अगर कहीं कहीं लो लैंड है तो थोड़ा लो लैंड रहेगा तो पानी खुद ब खुद ऊपर आके अपने आप ही आने लगेगा। कोई वेल खोदने पे ऐसे नहीं आएगा, अपने आप ही नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई वेल खोदते हैं तो अपने आप ही पानी ऊपर आने लगेगा। इसी चीज़ को ये ब्लैक एंड व्हाइट मैप में भी दिखाया गया है। ऊपर में रॉक का जो लेयर है वो इम्परवियस रॉक है, पानी और कहीं आ नहीं सकता। नीचे में इम्परवियस रॉक है, नीचे भी नहीं जा सकता। बीच में वेल खोदे और ये थोड़ा सा डीप वाला इलाका रहेगा तो पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगेगा, क्योंकि इसका जो स्रोत है वो इस लेवल से हाई है। तो वहां से और पानी आते जाएगा और यहाँ से निकलते जाएगा। तो एक तरह से इसी को कहते हैं ग्रेट आर्टिसन बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस पूरे रीजन में इस तरह का वेल अपने आप से आप एक खोद दीजिए और पानी अपने आप ही निकलेगा। अगर थोड़ा सा लो लाइन पे रहा तो अपने आप ही निकल जाएगा, और थोड़ा लो लाइन पे नहीं है तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमें पंप डालना पड़ता है। पंप अंदर डाल के फिर सबमर्सिबल पंप डाल के पानी को खींचना पड़ता है। यहाँ पे पंप डालने की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा लो पे ही है तो आराम से पानी यहाँ पे निकलते रहता है। ये हो गया पूरा आर्टिसन बेसिन का पूरा कंसेप्ट। अब एक और एमसीक्यू बना लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1770? आपके ऑप्शन है जेम्स कुक, मैथ्यू फिंडरस, या फिर स्टीफन हॉकिंग, या फिर वास्को डी गामा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सही आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
अब देख लेते हैं डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट हैं तो वो देख लेते हैं। तो ज़्यादा तो डेजर्ट ही वाला पार्ट है, जो वेस्टर्न जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वेस्टर्न हाईलैंड वाला जो पार्ट है उसमें डेजर्ट ही है। तो एक एक करके सारे डेजर्ट का नाम देख लेते हैं। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट तो सबसे ऊपर जो है, सबसे बड़ा डेजर्ट भी यही है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। उसके बाद गिब्सन डेजर्ट, उसका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये जी से नाम है, तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन और फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। उसके बाद अगर बात करें तो तनामी डेजर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तनामी डेजर्ट हो गया। उसका सिम्पसन डेजर्ट यहाँ पे, उसके बाद स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट यहाँ पे। तो ये मेजर डेजर्ट है, तो नाम याद आराम से रख सकते हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद तनामी डेजर्ट, उसके बाद अगर गिब्सन, सिम्पसन, इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर उसका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और उसका स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। तो यहाँ पे ये सारे डेजर्ट भी मैंने देख लिए ऑस्ट्रेलिया के। अब हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। तो ग्रासलैंड की अगर जहाँ तक बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो ये वाला जो डार्क पोर्शन, पिंकिश पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रासलैंड मिलता है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो कि अर्जेंटीना में पंपास ग्रासलैंड मिलता था, अमेरिका में पेरिस मिलता था। उसी तरह से यहाँ के जो ग्रासलैंड है उसको डाउन्स नाम से जाना जाता है। ये भी वही ग्रासलैंड है जो वहाँ पे मिलता है, टेम्परेट ग्रासलैंड ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न तो यहाँ से क्रॉस कर गया, और इसके एकदम साउथ में ये जो पोर्शन है वो टेम्परेट पोर्शन है, तो यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड उगेंगे। यहाँ पे यूकलिप्टस ट्री बीच बीच में होगा और बाकी पूरा ग्रासलैंड टाइप का एरिया होगा। तो ये पूरा एरिया इसी तरह का है, डाउन्स नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो सेम टाइप का ग्रासलैंड यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश ज्यादा होगा। इसके ग्रासलैंड, न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड को, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसके ग्रासलैंड को कैंटरबरी ग्रासलैंड या कैंटरबरी प्लेन जो है यहाँ पे, इसके में जो ग्रासलैंड यहाँ पे मिलती है उसको कैंटरबरी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। ये इसका जो पिंक किया हुआ ये इसका लोकेशन हो गया। तो यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ग्रासलैंड हो गया, डाउन्स, और यहाँ पे न्यूजीलैंड में तो कैंटरबरी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सीज अराउंड ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के, जो कौन कौन से, तो लैंड वाला काम खत्म हो गया, जितने जो लैंड के फीचर्स थे वो हम लोग देख लिए। अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बाहर निकल के तो उसके अराउंड कौन कौन से सी है और ओशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करें तो तिमूर सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये तिमूर सी है। ईस्ट तिमूर है यहाँ पे आइलैंड, ईस्ट तिमूर के जो कंट्री है, ईस्ट तिमूर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सी पड़ रहा है उसको तिमूर सी के नाम से जाना जाता है। उसका यहाँ पे बात करें तो पापुआ न्यू गिनी और जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में जो सी पड़ जाए वो आराफुरा सी के नाम से जाना जाता है, तिमूर सी, आराफुरा सी। उसका और अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोरल आइलैंड्स है, तो कोरल आइलैंड्स के आगे यहाँ पे कोरल सी के नाम से जाना जाता है। तिमूर सी, आराफुरा सी, कोरल सी, और आगे अगर बात करें तो तस्मानिया है, तो यहाँ तस्मान सी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने चारों सी खत्म कर दिया, तिमूर सी, आराफुरा सी, कोरल सी और तस्मान सी। तो चारों का लोकेशन आप क्लॉकवाइज ही याद करें तो अच्छा रहेगा। तो जैसे कि ईस्ट तिमूर है यहाँ पे कंट्री, ईस्ट तिमूर के साथ तिमूर सी, फिर न्यू गिनी आइलैंड के साथ आराफुरा सी, फिर कोरल्स है यहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ को अभी आगे आएगा, तो कोरल सी यहाँ पे हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो सी है वो तस्मान सी। अब हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ को देख लेते हैं, जो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आ रहा है कोरल सी के पास, इसी को हम लोग देख लेते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ये क्या होता है। तो इसका पहले जो गूगल अर्थ है जो मैंने इमेज इसमें डाला है उसको पहले देख सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड देख लिए, इसके साइड में यहाँ पे जो देख रहे हैं छोटे छोटे जो आइलैंड जैसे दिख रहे हैं, जो ये स्पेस से भी दिखते हैं, यही है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में आप जानते हैं। तो ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है, जो कोरल रीफ जो हमारा जो लक्षद्वीप है, जो कोरल आइलैंड है, तो ये तो लक्षद्वीप इसके सामने कुछ नहीं है। ये हजारों किलोमीटर में 2300 किलोमीटर लॉन्ग ये फैला हुआ है। ये कोरल्स का पूरा एक आइलैंड के शेप में लॉन्ग रेंज में ये पूरा फैला हुआ है। इसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। कोरल आइलैंड ही है, 2900 इंडिविजुअल इसमें रीफ सब हैं। जैसे कि अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो 30-35 ही कोरल जो आइलैंड है वो है, यहाँ पे 2900 कोरल आइलैंड्स का पूरा ये ग्रुप है। इंडिविजुअल आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, अब पूरा मिला के ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है। अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ जो क्वींसलैंड पड़ रहा है इसके ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे पड़ेगा, और ये जो रीफ है जैसे मैंने बताया ये स्पेस से लिया हुआ फोटो है गूगल अर्थ वाला, तो स्पेस से भी ये दिखता है। और ये वर्ल्ड का सिंगल स्ट्रक्चर है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया, कि जो कि स्पेस से दिखता है, और इसी को
ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप इसका लोकेशन देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा फैला हुआ है। इधर ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट हो गया और इसके आगे पूरा एक रीफ की तरह, बैरियर की तरह ये फैला हुआ है। ये आप और जूम इमेज देख सकते हैं, इस तरह से ये पूरा फैला हुआ है। और बात करें तो ये जो कोरल पॉलिप से बने होते हैं रीफ जो होते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो छोटे छोटे आप जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जैसे जैसे ये मरते जाते हैं और यहीं पे ये डिपॉजिट होते जाते हैं। तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मेरीन लाइफ को ये सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और वाटर के जितने जीव्स होते हैं, जैसे मछलियाँ होगी, छोटे मोटे मछलियाँ, और भी तो सब इस पे लाइफ सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी मिलता है फिशेस का, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जीव जंतु बहुत सारे मिलते हैं। टाइनी छोटे छोटे बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, कोरल पॉलिप्स इसको कहा जाता है। और ये कैल्शियम से बने होते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट करते जाते हैं और इसके ऊपर ये फिर से ग्रो होते जाते हैं। तो ये हजारों लाखों साल से ये चल रहा है, तो इसलिए अब जाके ये काफ़ी लॉन्ग रेंज में बन गया है और काफ़ी सैटेलाइट से भी दिखता है, मतलब स्पेस से भी ये चीज़ दिखता है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको डाल दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ को। गल्फ ऑफ स्ट्रेट देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा कौन कौन से हैं। तो गल्फ की बात करें तो सबसे पहला आ गया जोसेफ बोनापार्टे। जोसेफ बोनापार्टे गल्फ को बात करें तो ये तिमूर सी के साथ यहाँ पे जो लगा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं बता दूं ये वाला जो पार्ट है ये गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे के नाम से जाना जाता है, ये वाला पार्ट। ओके, अब उसके बाद बात करें गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये वाला जो पार्ट है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया हो गया, कारपेंटर के नाम से याद कर सकते हैं, यहाँ पे जोसेफ बोनापार्टे के नाम से या फिर जैसे भी हो ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी में, जो न्यू गिनी कंट्री है, यहाँ पे जो एक गल्फ देख रहे हैं इसको गल्फ ऑफ पापुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 गल्फ खत्म हो गए। अब आते हैं थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट में ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, सार्क जैसा माउथ है, तो इंडियन ओशन से लगा हुआ है, तो इसको सार्क बे के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आ जाते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से। ये बाइट BIT बाइट नहीं, BIGST बाइट है। तो बे का ही अगर बहुत बड़ा सा बे हो तो उसको बाइट कहते हैं। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये जो पूरा जो दिख रहा है, तो ये बे तो है नहीं, इतना बड़ा सा है, तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जाना जाता है। और भी बाइट अभी आएंगे न्यूजीलैंड में, तो ये हो गया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। उसका यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हैं गल्फ, ये वाला, इसका नाम है गल्फ ऑफ स्पेंसर। ये हो गया गल्फ ऑफ स्पेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे यहाँ पे हो गया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया हो गया, यहाँ पे गल्फ ऑफ पपुआ हो गया। ओके, ये 3 हो गया नॉर्दर्न साइड में। अब वेस्टर्न साइड में हो गया एक ठो गल्फ हो गया यहाँ पे सार्क बे, ये वाला सार्क बे हो गया। उसका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जाना जाता है, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ वाला जो पार्ट है, ये जो बे लगा हुआ है, ये वाला बे हो गया। और ये जो पेनिनसुला है, ये एरी पेनिनसुला है, एरी लेक था अभी, एरी पेनिनसुला हो गया। और ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया गल्फ ऑफ स्पेंसर। ओके, अब यहाँ पे 2 स्ट्रेट भी आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो टॉरस स्ट्रेट, और सदर्न साइड में जाएंगे तो बास स्ट्रेट। नॉर्दर्न साइड में जो टॉरस स्ट्रेट है वो ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड और न्यू गिनी आइलैंड को अलग करता है, यहाँ पे बीच में हो गया टॉरस स्ट्रेट। और यहाँ पे तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड के बीच से गुजरता है बास स्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट और गल्फ खत्म हो गए ऑस्ट्रेलिया के। अब स्ट्रेट एंड गल्फ देख लेते हैं न्यूजीलैंड के। तो न्यूजीलैंड में बीच में अगर देखेंगे, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के जो बीच में जो स्टेट पड़ती है वो कुक स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर और साउथ में जाएंगे तो स्टीवर्ट आइलैंड के एक छोटा सा आइलैंड है स्टीवर्ट आइलैंड, और स्टीवर्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में एक स्टेट पड़ता है, उसका नाम है फॉवियक्स स्ट्रेट। यहाँ पे देख सकते हैं फॉवियक्स स्ट्रेट, यहाँ पे जो हो गया फॉवियक्स स्ट्रेट हो गया। अब कुछ यहाँ पे बे और बाइट है, उसको भी देख लेते हैं। तो बे ऑफ प्लेंटी यहाँ पे है, ये बे ऑफ प्लेंटी हो गया। ठीक है, उसका 2 बाइट और आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और यहाँ पे 2 बाइट और है। नॉर्थ तारानाकी बाइट, ये वाला जो हो गया नॉर्थ तारानाकी बाइट, और ये वाला जो पार्ट हो गया इस साउथ तारानाकी बाइट। तो तीनों के तीनों जो बे है ये यहाँ पे पड़ जाएंगे, जो बे ऑफ प्लेंटी हो गया ये, और इसी का जो बड़ा रूप है नॉर्थ तारानाकी बाइट और साउथ तारानाकी बाइट, नॉर्थ आइलैंड में ही पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ स्टेट खत्म हो जाते हैं। अब कुछ देख लेते हैं पेनिनसुला ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। तो ज़्यादा पेनिनसुला नहीं है, 2 ही पेनिनसुला है मेन ऑस्ट्रेलिया। अगर मेन लैंड में अगर बात करें जो मेजर है केप यॉर्क पेनिनसुला, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं
गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया के बगल में, और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इस दोनों के बीच में जो केप शेप है, 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब ही हो जाता है जो लैंड मास 3 साइड से वाटर से घिरा रहा है। तो ये केप यॉर्क पेनिनसुला यहाँ पे हो गया। ओके, और उसके बाद बात करेंगे एरी पेनिनसुला के। तो ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे थे, गल्फ ऑफ स्पेंसर हम लोग अभी देखे, और ये जो त्रिकोण सा पार्ट है, ट्रायंगल वाला पार्ट है, इसको कहते हैं एरी पेनिनसुला। एरी लेक से याद कर सकते हैं, एरी लेक के साउथ में पड़ जाएगा एरी पेनिनसुला। वहीं अगर पेनिनसुला ऑफ न्यूजीलैंड की बात करें तो बैंक्स पेनिनसुला, ये साउथ आइलैंड पे पड़ जाता है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये बैंक पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। अब एक और एमसीक्यू बना लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड लाफिंग जैक। लाफिंग जैक के नाम से कौन सा एनिमल जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा एनिमल लाफिंग जैक के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है कंगारू, कुकाबूरा, कोकला या ईमू। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।